कुछ नाम केवल राजनीति ही नहीं बल्कि इतिहास, विवाद और प्रभाव तीनों की कहानियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। आज मेरे साथ में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो कि राजनीति का बड़ा नाम, पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री डीपी यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? पहले तो कैसा? मैं ठीक हूँ, ईश्वर की मेहरबानी है। हम तो ठीक ही रहते हैं, किसान और मजदूर लोग तो। सर पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि लोग कहते हैं कि डीपी यादव एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिस्टम है। इस बात को आप कैसे समझते हैं? क्या ये ठीक बात है? अब लोकतंत्र में तो लोक आवाज़ ही सबसे वजनदार और असरदार होती है। लोग अगर कहते हैं तो ऐसा होगा। मैं तो खुद तो नहीं जानता कि मतलब इस बात को मैं किस तरीके से प्रूफ करूं, जिस तरह से कहूँ। कोशिश करता रहता हूं कि ज़िंदगी बेहतर चले, समाज की सेवा हो जाए, जो वादा हम लोगों से करते हैं उसे पूरा हो, ये हमारा सोच रहता है। और ये शुरू से लेकर अब तक हर मुमकिन कोशिश हमने की है कि जैसा हम कह दें, जिसके साथ वादा करने उसे निभाएं। यही कोशिश आज भी जारी है, उसी तरह हम चलते रहते हैं। धर्मपाल यादव आपका पूरा नाम है? जी हाँ, मेरा घर का नाम धर्मपाल है। धर्मपाल यादव से डीपी यादव बनने तक की कहानी, या आपके नाम के साथ में बहुत से नाम जुड़ते हैं, मानिए जैसे कि बाहुबली या वाइन किंग, मतलब क्या कहानी रही इसके बारे में? आप जैसे महान लोगों ने जगह जगह समय पर ऐसे ऐसे नाम दे दिए। मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे डीपी यादव लिखो या बाहुबली लिखो, क्योंकि मैं सीधी सादी राह पर चलने वाला एक व्यक्ति हूँ। ऐसे परिवार से आता हूँ कि जो परिवार शुद्ध रूप से भगवान को मानने वाला परिवार है। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, माँ गृहिणी, घर में जो भाई बहन थे वो बिल्कुल आम जनमानस की ज़िंदगी जीने वाले लोग। अब ये डीपी यादव या तो इसलिए बन गया होगा कि धर्मपाल से डीपी बनता है। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों ने इसको शॉर्ट करके डीपी बना दिया। जी, यादव मेरी कास्ट है, मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूँ, इसलिए उस कास्ट को साथ लगा दिया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बाहुबली का, तो इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता कि क्यों ऐसा लिखते हैं, क्यों ऐसा लिखा गया। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ व्यापार का है, तो व्यापार ज़रूर हम लोगों ने किए, जिसमें शराब का भी व्यापार था। विशेषकर जो IMFL जो होती है, यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर, तो शुरू में बुलंदशहर में, मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन हमने वहाँ एक बड़े अच्छे असरदार लोगों का काम होता था। ठाकुर साहब थे बड़े प्रभावशाली, तो उन्होंने छोड़ा और हमने ले लिया। बस कहानी इतनी है। और उसके बाद लगातार कारोबार चलता रहा। हमारे यार दोस्त भी, कुछ बड़े लोग भी साथ में आते रहे, जैसे बाबू किशन लाल जो बहुत ही एक अच्छे बड़े ठेकेदार हुआ करते थे, पॉन्टी चड्ढा, जवाहर जायसवाल एक्स मेंबर पार्लियामेंट भी रहे। तो इस तरीके से ग्रुप में काम होता है। बाकी तो कोई विशेष बात तो रही नहीं। जब लोग सर आपका नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले विवाद को याद करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी पूरी कहानी अभी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंची है? नहीं, मेरा विवादों से कोई प्रत्यक्ष रूप में तो ताल्लुकात नहीं रहा। अब अगर लोग अपने मन से कुछ कहने लग जाएं, मैं अगर एथलीट था, खिलाड़ी था, और किसी ने कह दिया ये तो बहुत तकड़ा है, मजबूत खिलाड़ी है, कबड्डी अच्छी खेलता है, वॉलीबॉल अच्छी खेलता है, तो ये तो उनका मत है, उन्होंने देखा होगा। इसी तरीके से लोगों ने कुछ विशेषण जोड़ दिए होंगे, और कुछ मैंने बताया ना, कुछ हमारे भाई जैसे लिखते हैं, तो लिखने वालों ने पता नहीं, वरना तो बाहुबली की परिभाषा मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो बाहुबली तो हनुमान जी को कहते हैं। बिल्कुल सर। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्यों लिखा, क्यों कहा, ज़्यादा बेहतर तो वही जानते हैं। क्योंकि मैं तो आर्य समाजी परिवार का आदमी हूँ। यज्ञ और हवन करना हमारा दैनिक जीवन का काम है। तो हम तो ये भी नहीं कोई हनुमान जी के बहुत महान पुजारी रहे हो। हाँ, हनुमान जी का आदर्श है हमारे समाज में, हमारे देश में, लोगों में, और अपने आप में बाहुबली और ताकतवर और मजबूत रूप में नाम से, और भगवान राम के पुजारी के रूप में
उनको जाना जाता है। तो बात करते हैं, मुकदमे भी आप पे बहुत चले। हाँ, मुकदमे तो निश्चित तौर से विद्यार्थी जीवन से ही चलने लगे। जी। हम बता तो रहा हूँ कि हम गांव के लोग थे, एथलीट थे, खिलाड़ी थे, तो बात बात पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, फिर विद्यार्थी जीवन में तो आंदोलन होते रहते हैं। उस वक्त तो बहुत होते हैं। अब एक दिन की छोटी सी घटना है कि हम गांव से कभी कभी बैलगाड़ी जो अनाज की आती थी मंडी के लिए, उस पर बैठ कर के शहर आ जाया करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि आड़त, जो पहले आड़तें हुआ करती थी, यानी गांव के लोगों, सीधे साधे, वैसे तो बहुत स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी, लेकिन चूँकि रिवाजों में शामिल हो गई थी, गरीब किसानों का अनाज लेना, शहर के आड़ती वो लोग, वो लाला लोग, उनको अपना अनाज मंगा लेते थे और फिर अपने हिसाब से उसको बेच देते थे। तो एक दिन मैं भी अनाज की गाड़ी पर शहर आया और वहाँ पर मैंने जो देखा, मैं तब शायद 9वीं क्लास का विद्यार्थी था, MMS कॉलेज गाजियाबाद। और मैंने जो कुछ देखा, हालांकि चेतनता तो उतनी नहीं थी, लेकिन देखने से एक बच्चा भी महसूस कर सकता है कि सामने जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। तो मैंने देखा 15-20 लोगों की टोली आई और उन्होंने अनाज के ढेर में हाथ डाल डाल करके और आवाज़ देते चले गए कि इसका इतना भाव, इसका इतना भाव, इसका इतना भाव। मैंने देखा किसानों से तो पूछ भी नहीं रहे किसका भाव क्या है जी। यानी जो अन्न पैदा कर रहा है, जो अन्नदाता है, जो खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है और उस अनाज को अपने बैलों पर, अपनी बैलगाड़ी, अपनी भैंसा बुग्गी, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लेकर शहर में इसलिए आता है कि मुझे मेरी मेहनत का कुछ फ़ायदा मिल जाए, आमदनी मिल जाए, ताकि मैं अपने परिवार को चला सकूँ। बिल्कुल सर। तो उस दिन गाजियाबाद के राइटगंज में जो आड़तियों की दुकानें थीं, एक आड़त की दुकान पर ऐसे ही अनाज, हमारा और हमारे और भी जानने वाले लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, गांव के बैलपुर, गढ़ी चौखंडी, परथला, शरफाबाद, होशियारपुर, सौरखा, ये सारे गांव, तो इनके 2, 4, 5, 10 किसान मंडी में आते ही थे। बिल्कुल। तो उन्होंने जो ये शुरू किया कि भाई, मतलब बगैर किसान से पूछे ही आवाज़ लगा दी, इसका इतना भाव, इसका इतना भाव, इसका इतना भाव। मैंने थोड़ा सा उसका विरोध किया। तो जो वहाँ का सरपरस्त आगे आगे चल रहे थे, सेठ जी, उन्होंने मेरे को धमका दिया कि चुप बैठ, तेरा क्या मतलब इस मतलब से। अब बड़ा अजीब सा लगा। थोड़ी देर में मैंने अपने ताऊ, चाचा, आसपास के लोगों से पूछा, मैं कि आपसे तो भाव कोई पूछ नहीं रहा और आपके अनाज को बेच दिया गया। तो ताऊ ने कहा, हाँ ऐसा ही होता है, ये लाला लोग ऐसे ही करते। अजीब बात। तो उनमें से भी फिर, मतलब लंबी प्रक्रिया में से क्या बताऊं कि अनाज तुलाई से पहले उसमें से 2 टोकरे भर के अनाज निकाल के एक तरफ डाल दिया गया, एक मजदूर। तो मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये पहले निकाला जाता है। अब उस बात का भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं। कुछ है। मैंने उसका विरोध कर दिया तो मेरे को फिर धमका दिया गया तो मुझे महसूस हुआ। तो इस बात में थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, कोई झगड़ा नहीं हो गया, कोई लड़ाई नहीं, वाद विवाद हो गया। और एक लाला ने, मतलब आड़ती ने, लाला था, कौन था, किस जात का था मैं नहीं जानता, मेरे को एक चांटा भी मार दिया। जब धक्का दे देते हैं, चल चल उधर बैठ, तो बस यहीं से शुरू हो गया कामकाज। यानी ये चाय की दुकान होती है ना, तो चाय की दुकान के खोके पे वो तिरपाल में बांस लगे रहते हैं, यूँ खड़े किए रहते हैं उसको, बारिश ना आ जाए, धूप ना आ जाए। पर एक बांस हमारे हाथ लगा और हमने नाप तोल शुरू कर दी। तो पहला झगड़ा भी क्या था, विरोध था। ऐसा विरोध था कि मन में उन चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, और जब विरोध किया तो उसका रिजल्ट हमें धक्के के रूप में, चांटे के रूप में मिला। तो उसका विरोध वो था कि मैंने उन लोगों का विरोध किया। इतनी देर में उन्होंने, भाई अप्रोच वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, वजूद वाले लोग हैं, पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस ने केस बना लिया। तो मेरे कहने का मतलब, विद्यार्थी जीवन में
ये आंदोलन विद्यार्थियों के फेवर में आंदोलन, तो केस तो बनते ही। तो मेरे को तो इंटर कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते 10-11 केस तो ऐसे पहुँच गए थे। मैं मेरठ जेल भी पहुँच गया था एक बार नाबालिग फीस के आंदोलन में। यानी शंभुदयाल डिग्री कॉलेज, सेठ मुगनलाल कॉलेज, एमएस डिग्री कॉलेज, इनके फीस के आंदोलन में। देखिए, गरीब किसान के पास कभी कभी पैसे का इतना अभाव होता है कि उस पास को बच्चे की फीस भी नहीं होती। तो उन आंदोलन में जैसे हड़ताल कर दी, सड़क पर बैठ गए, डीएम का उसका प्रिंसिपल का घेराव कर दिया, तो उन्हें तो केस रजिस्टर्ड कराते 1 मिनट लगता है। कितनी उम्र रही होगी आपकी 9वीं क्लास में जब आप पढ़ते थे और आपके साथ ये पहला? मैं रहा हूँगा मेरे विचार से 9वीं क्लास में 15-16 साल का। 15-16 साल की उम्र में खून शुरू से गर्म रहा आपका? खून गर्म नहीं रहा, विचार गर्म रहे, इसलिए कि अगर अन्याय कहीं दिखता है तो हमारे पिताजी बताता ना स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके दिलो दिमाग में देश, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम हर वक्त छाया रहता था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह के तराने उनकी ज़बान से निकलते रहते थे, हम लोग सुनते रहते थे, मोटिवेट होते थे आप उनकी बातों से? मोटिवेट भी होते थे। और जब वो लाल किले पे पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल इनके भाषण सुन के आते थे, या और लोगों के क्रांतिकारी लोग थे। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पिताजी से भगत सिंह जी के छोटे भाई कुलतार सिंह की आना जाना था, दोस्ती भी थी। अच्छा। तो ऐसे परिवार के लोगों को जानने के बाद जो बातचीत होती होंगी, निश्चित तौर से उनमें देश के प्रति एक लगाव तो रहता ही। तो कुल मिलाकर के ऐसी भावनाएं थी, उसको लेकर के जद्दोजहद चलती रहती थी। तो पहली कभी बार किसानों के हित में, कभी विद्यार्थियों के हित में, कभी फीस की खिलाफत में चलती रहती। कितने साल की उम्र में पहली बार जेल गए थे आप? मैं बताता रहा हूँ 17-18 साल हो। उस समय पे आपने विरोध करा गलत चीज़ का, और उसके बाद भी आपको जेल का सामना करना पड़ा, तो कैसा महसूस हुआ आपको? महसूस तो आज तक होता है, अन्याय तो अन्याय ही है। तो अन्याय के दूर करने के लिए हम कोई भगवान राम और योगेश्वर कृष्ण तो है नहीं कि सुदर्शन चक्र चला के सारे को सबको न्याय दिला देते। विरोध ही कर सकते थे, विरोध किया। जितने हम में कुवत थी, विचार थे, ताकत थी, वो विरोध चलता रहा, आज भी चलता है जी। आज भी गरीबों की हिमायत हम लोग करते ही हैं, उनकी बात करते हैं, उनके लिए आंदोलन करना पड़ा आंदोलन करते हैं जी। तो ये असमानता की जो खाई है, इस असमानता की खाई ख़त्म हो, हमारा मकसद ये था। गांव का जो मेहनत का इंसान है, सच्चा इंसान है, देश के साथ जीने वाला आदमी है, देश को अन्न पैदा करके देता है, उसका एक बेटा उधर खेत में फावड़ा चलाता है तो दूसरा बेटा कारगिल की पहाड़ियों पर गोली भी चलाता है देश की रक्षा करने। सत्य बच्चे। तो भावना तो हमेशा रहेंगी, बिल्कुल सर। वो कल भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। उसी के तहत कहीं कहीं जहाँ स्वाभिमान को ठेस लगती है वहाँ तकलीफ़ होती है, और एक इंसान को होनी भी चाहिए अगर उसमें सच्चे देश के नागरिक का खून है तो। और ये तमाम बातें नहीं कि कई बार मतलब ज़्यादा आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, झगड़े भी हुए, और इस तरह बनता रहा। पुलिस अपना काम करती रही, हम अपना काम करते रहे। बिल्कुल सही। लेकिन ज़िंदगी में अपराध नाम के जैसे बाद में जोड़ दिया गया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, तो अपराध की तरफ तो एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा अपराध की तरफ कैसे जा सकता है? जिसके खून में ही देशभक्ति हो, तो वो व्यक्ति अपराध की तरफ तो नहीं जाएगा, सुधार की तरफ जा सकता है। अब सुधार में विरोध भी होता है, कुछ मठाधीश हैं, कुछ अपना वर्चस्व इतना बड़ा मानते हैं कि अपने सामने बोलने ही नहीं देते, तो वो तो स्थिति अनबैलेंस और असंतुलन की बनी रहती है। कई बड़े मुकदमे भी लगे आपके ऊपर, तो हाँ, आप ये मानते हैं कि विरोध की वजह से ही फिर वो बड़े राजनीति, जब राजनीति में आ गया, मैं यहाँ से पढ़ते पढ़ते मैं फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक जा पहुँचा। वहाँ से लौटने के बाद गांव के लोगों ने मुझे निर्विरोध प्रधान बना दिया मेरे गांव का। आपके गांव? हाँ, कहाँ मेरे पे गांव का आपका? नाम शरफाबाद, नोएडा में है। और उसके साथ एक ये कदमती अब भी जुड़ी हुई है कि मैं जब बड़ा हुआ तो आदत तो वही थी, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार में जब नोएडा का कार्यक्रम चल रहा था अधिग्रहण वाला, तो मैंने अपने गांव को अधिग्रहण में नहीं जाने दिया था। आज भी मेरा गांव नोएडा से अलग है। अच्छा जी। और ईश्वर की दया है कि मेरे गांव का हर आदमी आज वेल ऑफ, वेल टू डू, मतलब करोड़पति है। जिसके 5 बीघे ज़मीन बच गई वही 10 करोड़ का मालिक हो। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए खुशी तो ये आपकी देन मानिए? नहीं, मेरी देन नहीं है, लेकिन मेरी मतलब भावना प्रयास है। तो करा आपने मैंने उस चीज़ के कोशिश लिए। करी, जी, मेरे अपने गांव को मैंने नोएडा की उन परिधियों से बाहर रखने की कोशिश की, और मैं कामयाब रहा।
जहाँ अभी तक लोग मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक लोग कहते हैं मेरी ज़मीन के बदले प्लॉट नहीं मिला, आज भी। बिल्कुल। और अभी तक लोग कहते हैं कि मेरे तो फला ज़मीन का मुआवजा ही नहीं मिला। क्यों? कि ताकतवर लोग अपने हिसाब से समाज को मोड़ने, तोड़ने, दबाने, कुचलने का काम करते हैं। उसका विरोध होना चाहिए। उसका विरोध हम आज भी करते हैं, आगे भी जब जरूरत पड़े तो आगे भी करेंगे। ये सारी बात। उसके बाद राजनीतिक सफ़र शुरू हो गया। हाँ, फिर मैं प्रधान बना दिया उन्होंने, तो प्रधानी में अपना काम शुरू किया, अच्छा काम। गांव में खरंजा लगाना, गलियों को देखना। तो पिताजी जीवित उस समय पे थे? हाँ, खूब जीवित थे पिताजी तो हमारे 97-98 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। बहुत ही बलिष्ठ, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी और बहुत ही अच्छे वक्ता, आर्य समाजी, वेद मंत्र, वेदांत और वेदों को बोलने वाले थे। तो प्रधानी के बाद मैं 2.5 साल बाद ही ब्लॉक प्रमुख बन गया, ब्लॉक बिसरक का। ऐसे प्रधान रहते हुए? हाँ, तब प्रधान ही बनते थे। हाँ। और प्रमुखी में प्रधान ही वोट देते थे। अच्छा। हाँ। तो और ये भी इत्तेफाक है कि ये देश ज़्यादा जातियों में पैदा होता है और धर्म में पैदा होता है। इंसानियत और मानवता उसके बाद में आती है, वो पीछे छूट जाती है। हाँ जी। तो मेरी जाति के वहाँ जहाँ मैं हुआ, वहाँ 5-6 ही प्रधान थे गाँव में। हालांकि गांव ज़्यादा हैं वहाँ हमारे यादव लोगों के, लेकिन प्रधान इतने ही थे। कोई रिजर्वेशन में था, कोई दूसरी जाति का, तो कोई तो ब्लॉक प्रमुख बनने पर पता नहीं, या तो ईश्वरीय आवाज़ थी या देन थी, हमारे साथियों की मेहरबानी, कि कोई नहीं कहता था कि तू ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा। क्यों? कि हमारी तो वोट ही 7 थी। बिल्कुल सही। और उसमें ब्लॉक में 126 वोट थी, 126 गाँव थे, तो 126 और 7 बहुत अंतर, इनका कोई समीकरण ही नहीं है। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी है कि मैं शायद अब तक ब्लॉक में जितने ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर ब्लॉक प्रमुख। ये शायद हमारे काम या हमारे मेल जोल का, हमारे स्वभाव का फल मिला होगा, या हमारे परिवार के ताल्लुकातों का। तो वहाँ से राजनीति शुरू हो गई। और तब मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेताओं को नाम से तो जानता था, लेकिन मेरे सीधे ताल्लुक बहुत ही कम, रेयर। हमारे यहाँ के नेता थे रामचंद्र विकल गुर्जर नेता थे जी। अच्छे थे, आर्य समाजी थे, तो उनका हमारे पिताजी के पास आना जाना था। तो बहुत अच्छे भी थे स्वभाव के, काम करने वाले लोग। तो उनको जानता था नाम से, तो चौधरी चरण सिंह जी को, चंद्रजीत यादव जी को, चंद्रशेखर जी को, इन लोगों को नाम से तो पिताजी के संबंधों का भी कहीं ना कहीं फायदा मिला। हाँ, नेचुरली जो कहते थे वे महाराज तेजपाल सिंह के बेटे हैं, तो नेचुरली जो लोग जानते थे उस मोमेंट के लोग थे, तो वो फ़ायदा मिलता था। उसके बाद इन लोगों ने मुझे यूपी भवन में बुलाया एक दिन, जो मेरी ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी। तो एक व्यक्ति वहाँ पे गया और उसने जा कर के ये कहा कि आपको यूपी भवन में 3-4 नेता हैं। तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, तब मुलायम सिंह जी का नाम लेकर उसने कहा कि मुलायम सिंह जी, रेवती रमन सिंह जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी और रमाशंकर कौशिक जी, ये लोग आपको बुला रहे हैं, वो लोग आए हुए होंगे। तो मैं अगले रोज़ गया उनके, मैंने नमस्कार की, मैं गया, मेरा नाम ये है, और अरे हाँ तुमको बुलाया, तो बैठिए। तो यूपी भवन का शायद 217 नंबर था, कौन था रूम, कमरा। तो उन्होंने तब पहली बार मुझसे कहा कि सुनो तुम ब्लॉक प्रमुख हो। मैं कहा जी हाँ। तो तुम क्या एमएलए रहना चाहते हो? मेरे लिए तो खुशी की बात है। बिल्कुल सही, अफसर भी था। मैंने कहा जैसा आप चाहें। मैं कहा जी मैं कोशिश करूँगा कि आप जो रहें, कोशिश करूँगा जीत के। तो मैं शहीदुल हसन साहब के सामने दौड़ गया प्रमुख से। वो भी बहुत तगड़े नेता थे, तिवारी साहब की सरकार में नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, और अपने इलाके में दबंग भी थे, जैसा मैंने सुना था। खैर बहुत उसके बाद मतलब अजीत सिंह जी अपना कैंडिडेट चाहते थे, वहाँ मुलायम सिंह जी अपना चाहते थे। मुलायम सिंह जी जनता दल के अध्यक्ष बन गए थे, तो नेचुरली उनकी ज़्यादा चलनी थी। एक अलीगढ़ के और हमारे जाट नेता थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो वो भी मतलब पर में थे। तो कहने का मतलब ये है मुझे टिकट मिल गया।
तब वीपी सिंह जी का मूवमेंट चला था जनता दल। तो तब तो मंच पर वीपी सिंह जी भी, शत्रुघ्न सिन्हा भी, और भी बड़े बड़े नेता भाषण भाषण तो देने आते थे, राज बब्बर जी भी। मैं जीत गया, बहुत अच्छी बड़ी वोटों से जीता बुलंदशहर के लोगों का। हम तो आज भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना साथ दिया कि मेरे को इतनी बड़ी वोटों से जिता के भेजा उन्होंने, कि भाई मेरे प्रति एहसान है उन लोगों का। तो किसी दूसरे क्षेत्र में जाके और आप ऐसे नेता के सामने, जो आप खुद बता रहे हैं कि अपने आप में उनका अच्छा नाम था, जी, चुनाव लड़े, किस किस तरीके की परेशानी आपको वहाँ देखने को मिली? परेशानी तो बहुत आई भाई। परेशानी तो सबसे बड़ी बात, वर्चस्व, किसी का वर्चस्व इतना बड़ा हो और काफ़ी दिनों से राजनीति उसकी गिरफ्त में हो, बिल्कुल मुट्ठी में, और सरकार भी उन्हीं की हो, तो निश्चित अधिकारी भी उन्हीं के होंगे। बिल्कुल भाई अधिकारी और सरकार का तो चोली दामन का साथ है बिल्कुल ना। चोट दामन का साथ और है। उसके आजकल बाद तो भी फिर जीतना वहाँ तो अपने आप में एक बड़ा हाँ, प्रेजेंटेशन था। बड़ा बड़ा काम था, कठिन काम था, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ पूरे चुनाव में। अच्छा। कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई, और हम काफ़ी, मेरे विचार से शायद 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से मैं जीता। हाँ जीते बुलंदशहर। हाँ, इस तरीके से। उसके बाद तो फिर राजनीतिक, फिर तो समझो कि उसी के बाद मैं संभल से लोकसभा लड़ा। जी चंद्रशेखर मुलायम सिंह जी ने एक पार्टी बना ली, पार्टी का नाम समाजवादी था। उन्होंने कहा जाओ, मैं बोला जी मैं एमएलए हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं तो कभी संभल देखा भी नहीं है और वहाँ कभी देखा भी नहीं था वास्तव में। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हें लड़ना है। चला गया, लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा। तो करीबन उस टाइम में, आज से 30 साल 35 साल पहले, समाजवादी का कोई ज़्यादा नाम भी नहीं था, बिल्कुल सही। तो मेरे को 92,000 वोट करीब वहाँ मिले, अच्छा, लेकिन मैं हारा। इसी तरह एक कौन खड़े थे सामने उस समय? हैं? जीते कौन थे वहाँ? यादव ही जी थे, प्रोफेसर यादव थे, वो जीते थे। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर दोबारा आप चुनाव लड़े? हाँ, फिर तो चुनाव की झड़ी लग गई। जी चुनाव, हर चुनाव में चुनाव लड़ा देते थे, लड़ते थे। फिर बुलंदशहर वाले लोगों ने काफ़ी मेरा साथ दिया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लोग ये गिनने लगे थे, डीपी यादव मुलायम सिंह के साथ में एक मजबूत कड़ी है, जिसके पास पैसा भी है और जिसके पास ताकत भी है। तो कुछ लोग इस काम में भी अपने लग गए। मैं नाम तो आज नहीं लेना चाहता क्योंकि वो इस दुनिया में है भी नहीं। जी, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ, तो उस तरीके से विरोध भी हुआ, फेवर भी हुआ। फिर भी तो बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी में मुलायम सिंह जी में बड़ा झंझट था, आज भी है उनकी पार्टी में। जी तो उन्होंने मेरे को चुनाव में लड़ा, तो चुनाव के वक्त ही एक झगड़ा हुआ बुलंदशहर में। बुलंदशहर के कुछ देहातों में हुआ, जैसे पचौता, आढ़ा, कुछ और गांव। यादवों के गाँव है ये। हाँ, एक हमारे मतलब स्थानीय एक आदमी लड़ पड़ा, प्रकाश पहलवान उसका नाम था, और दूसरी पार्टी, तब ये धड़े अलग अलग हो गए थे। मुलायम सिंह जी ने पार्टी बना ली थी और दूसरी तरफ जनता दल रह गया था, लालू जी का, शरद जी का, इन लोगों का। जी तो उसमें फिर मेरे को मतलब काउंटर मांड हो गया चुनाव, मेरा, मुलायम सिंह जी का 2 चुनाव और 4 काउंटर मांड हुए। तो मेरे को एनएसए लगा करके जेल भेज दिया गया। अभी केसों की गिनती कैसे बढ़ती है, हमारा एनएसए से क्या ताल्लुक है? और बुलंदशहर के सिटिंग विधायक, आज तक कोई केस नाम की चीज़ नहीं। तो अब भेज दिए गए, तो वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा, और बुलंदशहर वालों ने फिर जिता दिया, और अच्छे वोटों से जिता दिया। तो इसलिए मैं बुलंदशहर को विशेषकर मैं दर्जा इसलिए देता हूँ कि वहाँ के लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, और मैं भी उनके साथ अच्छा था। बिल्कुल सही मैं बात उनके है, काम तो किया दोनों करता। तरफ से ही हाँ जी, हाँ जी। रिलेशन होता तो है। मैं वहाँ से भी जेल में रहते हुए भी जीत गया जी, बहुत अच्छी वोटों से। तो इस तरह एक क्रम फिर चलता रहा। फिर एमएलए बन गए, और एमएलए बनने के बाद फिर एमपी बन गए, जी फिर राज्यसभा में आ गए, फिर एमएलए बन गए। बिल्कुल। तो लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। तो कभी आपको ऐसा लगा राजनीति के सफ़र में कि सत्ता ने सिर्फ आपको इस्तेमाल किया हो और बाद में फिर छोड़ दिया हो? ऐसा तो होता है, ये तो नेचुरल है, ये राजनीतिक पार्टियों का स्वभाव भी है, उनका इंटरेस्ट भी है। तो इसे खोल के क्या बताएं, मतलब
लोग इस तरह के प्रयोग तो जो वजनदार लोग हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो करते ही रहते हैं, तो प्रयोग होते रहते हैं। राजनीतिक सफर में प्रधानी से आपने शुरुआत करी और आप विधायक, मंत्री, सांसद सब रहे। इस बीच में लंबा सफ़र भी रहा, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख में आपने बताया कि जिस तरीके से कई मोड़ भी आए और आप कई बाहुबलियों के सामने चुनाव भी लड़े, तो उस समय पे कहीं ना कहीं कुछ परेशानी भी आई होंगी। लेकिन एक नाम जो आपका हुआ, उस नाम के बाद में ये जो सवाल मेरा है ना, ये नाम के बाद में कि एक उस समय पे भी डीपी यादव एक नाम नहीं, ब्रांड की जो बात कहते हैं, तो वो उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी पार्टियां ऐसा कर देती हैं कि यूज़ करके फिर आदमी को छोड़ देती हैं? हाँ, ऐसा हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार। भाई मेरे को उम्मीदवार तो अटल जी ने बनाया जी। लोकसभा में, घर बुलाया, घर बुला के हमको उम्मीदवार बनाया, और बाद में बीजेपी में विरोध हुआ। आप जानते हैं मीडिया को किस कदर कैसे कर दिया गया। और वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे से फ़ोन कर कहा, यादव जी हमको कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ रहे हैं। मैं बोला जी कोई नहीं, आप मालिक हैं पार्टी के, कोई भी निर्णय लीजिए। और चुनाव भी हम जैसा लड़े सारी दुनिया जानती है, इतना अच्छा चुनाव लड़े कि कोई चुनाव में झगड़ा नहीं हुआ, और सामने वाले उम्मीदवार को जीतने के लिए सरकार गिरानी पड़ी यूपी की। बिल्कुल, यूपी गवर्नमेंट की। हाँ, सब जानते हैं वो चुनाव में मुझे हराने के लिए सरकार गिराई गई थी जी। ऐसा लोकतंत्र में होता नहीं है। मैंने एक दिन रमेश भंडारी गवर्नर थे, मुझे मिल गए दिल्ली में, तो मैंने उनसे पूछा, बाद में तो वो रिटायर हो चुके थे। मैं बोला भंडारी जी ऐसा तो कम ही होता है, संविधान में वैसा निहित नहीं है, क्या आप रात को सरकार को दिला रहे हैं? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी? कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी यूपी में, और आपने कागज़ देख के तय कर दिया? नहीं, मेरे को प्रतीत होता है कि भाजपा अल्पमत में है और ये जो गठबंधन है ये बहुमत में है, इसलिए मैं नई सरकार को शपथ दिलाने का काम करता हूँ। जी। अब चूँकि हम तो अकेले थे, कमज़ोर भी थे, भाई किसान का बेटा क्या ताकतवर होता है, तो हम विरोध भी करते तो क्या करते, बिल्कुल। और साथ देने वाले लोग पीछे को घूमते थे तो खाली नजर आता था। तो ताकतवर लोगों की बात मानी गई, बिल्कुल सही। और सरकार गिरा दी गई। कोई नहीं बोला, एक भी नेता नहीं बोला। तो शुरुआत जब रही सर, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, कभी आपने अपने जीवन में जैसे आपके साथ गिरा? था क्यों नहीं देखा, हम तो पैदा ही अभाव में हुए। हमारे पास तो जब स्कूल में पढ़ते थे 8वीं क्लास में साइकिल भी नहीं थी। हिंडन नदी की नाव पे उसमें चढ़ के कभी नदी में हो करके पढ़ने आया करते थे। कपड़े के बस्ते में किताब रख के, कभी वो भीग जाता था, कभी बच जाता था। तो इस समय तमाम वो चीज़ें थी। हमारा इलाका जो आज नोएडा के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, उस समय कोई नहीं जानता था, रास्ते भी नहीं थे, बिल्कुल। सड़कों का तो नाम निशान नहीं था, बिजली किसी गांव में नहीं थी, रोशनी के नाम पर लालटेन और डिबिया, मिट्टी के तेल की और सरसों का दिया, ये रोशनी के साधन थे। जी। ये स्थिति थी। आपके हिसाब से सर राजनीति में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? धोखा, पैसा या अहंकार? स्वार्थ की राजनीति, लालच की राजनीति, और लालच रिश्वत की राजनीति, और चुने जाने के बाद जिस जनता से वादा करके आए हो, जिसकी संघर्ष करने की बात कह के आए हो, उसी को भूल जाना और अपना ही महिमा मंडित करने में लग जाना, या समझ लो सीधे स्वभाव में नंगे शब्द ये हैं कि अपना पैसा कमाने में लग जाना, कि मैं किस तरीके से बड़ा बन जाऊं, रईस बन जाऊं, चाहे किसी को लूटना पड़े, रिश्वत लेनी पड़े, पैसा, मतलब एक ऐसा रूप राजनीति का जो नहीं होना चाहिए। ये तो ऋषि मुनि, सूफी, संत, फकीरों का देश है। इसमें तो ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी गाथाएं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, धार्मिक देश है। तो कुल मिलाकर के जो लोग इस चक्कर, और आज तो वो अंधा युग मचा है राजनीति में। आज तो गांव का प्रधान बनने के बाद भी सोचता है मैं कैसे गाड़ी ले सकता हूँ, कैसे मेरे पास बड़ा वजूद बन सकता है। MLA MP की तो बात ही छोड़ो, तो महान लोगों की तो बात ही करना गलत है। लगभग से कितने मुकदमे रहे आप पर? मेरे पे कुल मिलाकर मैंने कभी गिने नहीं, लेकिन अगर इस कॉलेज टाइम के भी जोड़ लिए जाएं तो 60-70 मुकदमे तो रहे होंगे। कभी बिजनेस के, कभी आंदोलनों के, और कभी एक आध ऐसा भी हुआ कि पॉलिटिकल मुकदमा तो मुझ पर ऐसा लग गया था। बाद में हमारे एक बहुत ही अच्छे जानकार, बड़े हमदर्द और अच्छे नेता थे, महेंद्र भाटी, दादरी से लड़ते थे जी। और कई बार जीते भी थे। उनको किसी ने मार दिया, उसी में हमारा नाम जोड़ दिया और बवाल मचा दिया जी।
समझा नहीं। और अब सारी संस्थाओं की बात कहूँगा तो आप ये कहोगे कि तो सरकारी मतलब जिन लोगों ने जांच की जी उन लोगों ने या तो ये सोच करके भाई इसको डीपी यादव को भी ले लो इसमें, या लोगों ने अप्रोच कर दिया होगा। जी अप्रोच तो सब जगह चलती है, चाहे कोई आपकी निष्पक्ष संस्था है जांच करने वाली, चाहे पुलिस है, चाहे कोई है। जी तो लोगों ने अपने असर का प्रयोग किया, हमको अदालत की शरण में जाना पड़ा। जी और मैं तो भाई एहसानमंद हूँ और न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सही स्थिति को पहचाना, वरना हम तो किसी वसीले के और बड़े उसके आदमी हैं नहीं। हमारे बाप ना तो नवाब थे, ना राजा थे, ना धनाढ़ थे, ना पूंजीपति थे। हम तो किसान वर्ग से आने वाले लोग हैं, अपने हाथों से ही मेहनत करके कुछ खाया कमाया तो बड़े हो गए। जी तो इस तरीके से वो फिर माननीय न्यायालय ने उस केस को बरी किया और लिखा कि इस व्यक्ति के खिलाफ इस केस में कुछ भी नहीं बनता, इसलिए मैं इन्हें बाइज्जत बरी करता हूँ। तो 50-60 केसों में सर हत्या का सिर्फ एक ही केस था? मेरे हिसाब से तो एक ही था जी। और तो कोई उसमें भी आपको मतलब न्यायालय ने, हाँ। उच्च न्यायालय ने क्लीन और चिट नहीं, किया कि किसी में भी उसमें नहीं है। अच्छा जी जितने 50, 55, 52 केस हैं, मेरे को ना एक दिन की किसी में सजा हुई, ना 1 रुपये का कभी जुर्माना हुआ। क्यों? देश थे। अब विद्यार्थी क्या जुर्म करता है? विद्यार्थी जीवन में आप बता रहे 15-16 हाँ, मुकदमे दर्ज हो गए मुकदमे थे। लग गए थे। हाँ। तो आप इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर आदमी सच्चाई के रास्ते पर चलेगा तो उसको दिक्कत आएंगे, और वो सब आपने झेला भी, और यार, इसी वजह से पहले- आप पे 50 से 60 पहले मुकदमे तो लगे। किताबें पढ़ा करते थे, जी सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ, भीष्म पितामह की कहानी, और भगवान कृष्ण और बलराम जी की कहानी। लेकिन भाई प्रैक्टिकल जीवन में देख करके तो मैं भी बौखला गया कि भाई पता नहीं क्या क्या होता है, कैसे कुछ। यानी कमज़ोर रहना, कमज़ोर आवाज़ तो गुनाह है। ताकतवर लोग किसी ना किसी तरीके से दबा ही लेते हैं। उनके पास पावर ज़्यादा होती है, अप्रोच ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा होता है, या प्रभाव ज़्यादा होता है, ये स्थिति आ जाती है। तो आज के बाहुबली नेताओं में और दशक 90 के बाहुबली नेताओं में क्या अंतर मानते हैं सर आप? अब बाहुबली में तो नहीं जानता क्या, आपके क्या परिभाषा बाहुबली? मतलब जो भी 90 के नेता थे, आज आप देख भी रहे हैं गवर्नमेंट में आज भी जो नेता हैं, उन नेताओं में और उन क्वालिटीज़ में क्या अंतर मानते देखिए, आम जनता के लिए जो लड़ाई लड़ता हो, जिसके सीने में उस जनता का दुख और दर्द पलता हो, दूर करने की कोशिश करता हो, फिर से नाम जो दे दे कोई, तो पुरानी राजनीति में आज की राजनीति में फ़र्क तो बहुत बड़ा। पहले जो कशमकश संघर्ष और जो आम जनता के बीच जाने का क्रम था वो ख़त्म हो गया। हैं? अब नेता वो नहीं है, अब तो नेता हवाई ज़्यादा हो गए। हाई टेक हो गए। अच्छे होटल में रहना, अच्छी गाड़ियों में चलना, अच्छे कपड़े पहनना। तब देखते थे कहीं कभी कभी तो थैला टांगे हुए, चप्पल पहने हुए, और नेताजी अपना गांव-गांव निकले जा रहे हैं। वो परिपाटी खत्म हो गई, आंदोलन की राजनीति खत्म हो गई। आंदोलन का मतलब ये है कि कई आंदोलन होते हैं अब उग्र हो जाते हैं। पहला आंदोलन शांतिपूर्ण और पब्लिक के लिए होता था जी तो वो उसमें मसलन जैसे हम सुना करते थे, हमने आज़ादी का आंदोलन देखे तो नहीं, क्योंकि हमारी तो पैदाइश ही आज़ादी मिलने के बाद हुई। जी तो लेकिन पहले कहानी, किस्से कहानी और सुनने में जो आते हैं, सरदार पटेल का किसान आंदोलन, लगान आंदोलन, जिसमें हमारे पिताजी भी खुद जेल गए, बुलंदशहर की जेल में रहे, जी तो वो परिपाटी खत्म हो गई। पहले हमारा जिला बुलंदशहर ही था। हाँ, गौतम बुद्ध हाँ। नगर बुलंदशहर जी में। हाँ, जी हाँ। यानी नरौरा से लेके और ओखला तक ये बुलंदशहर ही था। सर, कभी आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जिससे आपको कभी डर लगा हो अंदर से कि हाँ भाई डर, या कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि हाँ भाई यह व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है? ऐसे कई मौके आते हैं जब कोई ऐसी बात भेदभाव की आ जाती है या पॉलिटिकल उसकी आ जाती है, तो आदमी महसूस करता है कभी कभी। इसलिए सरकार से भी प्रार्थना करता है कि भाई कम से कम हम लोगों की भी रक्षा करने का। हमारे परिवार के साथ कई हादसे हुए। जी मेरे चक्कर में हमारे परिवार के भाई की भी और बहनोई की भी हत्या हुई, जी और मैं जानता हूँ वो मेरी वजह से ही हुई होगी। तो कुल मिलाकर के डर भी लगता है, महसूस भी होता है। कोई हम बजरंग बली तो हैं नहीं, तो उस लिहाज से आदमी डरता भी है। फिर
आदमी का स्वभाव ऐसा, उसको तो मौसम भी प्रभावित करता है, ठंडी हवा भी प्रभावित करती है, गर्म लू भी प्रभावित करती है। जी। तो ये तो घटना है, ये तो प्रभावित करेंगे। क्या सिचुएशन उस समय रही होगी जब आपने अभी बताया कि जैसे बहनोई की हत्या हुई थी, तो क्या मैं मतलब उस पल पे देखिए, आपको दो किस्से मेरे परिवार के साथ ऐसे हुए, मैं कह सकता हूँ जी। कि जिन लोगों ने भी हत्या की, उन्होंने साधु लोगों की हत्या कर दी। जी। हमारे बड़े भाई महाशय राम सिंह, वो सुबह उठते ही हवन करने वाले लोग थे। अच्छा। और कमलराज की तो कोई उम्र ही नहीं थी, वो तो नौजवान बच्चा था जो अपना सीधा साधा बिजनेस करता था। बहनोई आपके हाँ। छोटे थे आप? तो उन लोग कभी कभी परिस्थितियाँ भी कठोर बना देती हैं आदमी। हाँ, यही है। हम जिस रास्तों से गुजरे हैं, उबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे, मतलब वो भी आदमी को कठोर बनाने का काम करती है। आदमी जब ये सोच लेता है कि भाई अब क्या करें, अब तो सामने कोई रास्ता ही नहीं, तो फिर कुछ हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते लेने पड़ते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बड़ी क्षति थी आपके लिए, क्योंकि उस समय आप बता रहे हैं कि जिसका कोई दोष ना हो, अगर वो व्यक्ति परिवार से चला जाए तो कहीं ना कहीं वो बातें भुलाई नहीं जाती और उनका दुख भी अच्छा, रहता कुछ है। कुदरत की चीज़ें हमारे साथ जुड़ी ऐसी थी, जैसे शुरू के चुनाव में ही वॉल राइटिंग में लिख दिया गया डीपी यादव नाम नहीं आंदोलन है, जी। तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ा लोगों पे, और ये इतना पॉपुलर स्लोगन हो गया एकदम बिल्कुल से हो गया, जी। कि मतलब लोगों की ज़बान से, बच्चों के नारों से, दीवारों से, मकानों से ऐसी आवाज़ मतलब सुनने को मिलने लगी। तो ये भी रहता है, कभी कभी प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है तो कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ती हैं। आपके बेटे के मामले में एक पिता के रूप में आपको कैसा बदला? वो एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। बेटे के ऊपर परेशानी आ जाए या सजा हो जाए तो महसूस तो अच्छा होगा ही नहीं, किसी तरीके से बुराई महसूस होगा। और वो घटना शायद मेरे जीवन की बहुत ही बड़ी घटना है। मैं कह सकता हूँ कि मैं राजनीति में जिस तरीके से जा रहा था, उस घटना ने मुझको रोक दिया, ठहरा दिया। क्यों, किस किस को घर जाकर समझाता मैं जी। कि ऐसा नहीं। लोगों ने तो वही जो पढ़ा वो मान लिया। जैसे मेरे को भी आपने पूछा कि डीपी यादव जी बाहुबली कैसे बने, मेरा बाहुबली से क्या ताल्लुक है? जी। मैं तो खुद कभी नहीं चाहता कि मेरे नाम के साथ बाहुबली लगे। तो घटनाओं से लोग पढ़ करके हम, और हमारा आज जो पाठ्यक्रम में हम पढ़ रहे हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत मुझे आज भी याद है, हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था। जब किसी जल या द्रव्य में किसी वस्तु को आधा या पूरा डुबाया जाता है तो वो अपने आयतन के बराबर उस द्रव्य को हटाती है। अगर उसका वजन उस द्रव्य से ज़्यादा होता है तो डूब जाती है, अगर कम होता है तो तैर जाती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो 40 साल पुराना, हमको आज भी याद है। तो जो घटनाएं होती हैं वो तो प्रभावित करती हैं। हाँ, रैंडमली। हाँ जी। तो उस घटना के बाद आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में रुकाव आ गया राजनीति में? बहुत भयानक रुकाव, थोड़ा नहीं। मतलब ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं किस तरह संभला और किस तरह आगे बढ़ा और आगे चला, क्योंकि ईश्वर ने जो हिम्मत दी थी और माँ बापों से जो हिम्मत मिली थी, वो हिम्मत आज भी टूटी नहीं है, वो हिम्मत तब भी बरकरार थी। और शायद उसी के बल पर मैं अपने कॉन्फिडेंस और अपने विश्वास के बल पर और भगवान के ऊपर विश्वास के बल पर आगे आया। लेकिन वो घटना बहुत बड़ी थी। मैं आज की डेट में 12,000 लोगों को रोज़गार देता हूँ मेरी इंडस्ट्री में, मेरे उद्योगों में। गरीब किसान के बच्चे बेटे रोज़गार पाते हैं। क्या किसी ने आपको छापते देखा? बिल्कुल सही। तो ये जो अंधेरा पक्ष है, लोग दूसरे पक्ष को तरजीह देने वाले लोग, उनको भी धन्यवाद। बिल्कुल सही। मैं तो उनको भी गाली नहीं देता हूँ, बिल्कुल सही। लेकिन इस पक्ष को इस तरह दिखाया गया और वो आज भी दिखाया जाता है, समझे? तो इस बात को किस आदमी ने कैसे, किन अभावों में पल करके, बड़े होकर के क्या महसूस हुआ। जैसे जब नोएडा बना तो मेरे पूरे आसपास के 20 गाँव में कोई लड़कियों का स्कूल नहीं था। जी। मैंने अपने गांव में पहला बालिका विद्यालय खोला। सफाबाद। हाँ, आज भी है, आज भी 2000 बच्चियाँ उसमें हैं। अच्छा। तो इन बातों को कोई नहीं लिखता है। अच्छाई को लिखने के लिए कम पत्रकारों की कलम उठती है। बिल्कुल सत्य। हाँ, मिर्च मसाला, क्या घटना होगी, तुमने किसको मार दिया, किसको फेंक दिया, ये बहुत प्रचुरता से चलती है। उस केस के बाद में सर आप जेल गए और आपके बेटे भी जेल गए।
उस समय कभी एक ऐसी कोई परिस्थिति आई हो जिसमें आप बिल्कुल टूट गए हो या आपको ये लगा हो कि भाई अब कहीं ना कहीं परिवार बहुत संकट में है, क्योंकि बेटा भी जेल में, आप भी जेल में, क्या मोमेंट था देखिए, आपने अपने आप को अकेला पाया हो? टूटा तो मैं इसलिए नहीं कि हम दृढ़ता से विश्वास रखने वाले लोग हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। जी। आदमी तब ज़्यादा घबराता है जब उसने कुछ ऐसा कर दिया हो। मसलन मैं राजनीति में आया तो मेरे सामने बेरोजगारी की समस्या आई, लेकिन मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कब मेंबर पार्लियामेंट मिलेंगे आपको कि जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 चीनी मिल लगाए हो। जी। मैंने किस लिए? अपने लोगों को रोजगार देने के लिए। आदमी राजनीति करता है, पता नहीं कहाँ की करता है, कहाँ की बात करता है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और मॉस्को की। हम इस धरती से जुड़े हुए लोग, बिल्कुल सही। हमने धरती पे जो कार्य होता है, होना वो चाहिए, किया है। उसको ज़्यादा तरजीह दी। तो इस बात को कहें कि मीडिया ने आपके साथ कभी भी न्याय नहीं किया और ये आपकी एक अलग छवि बना दी, क्योंकि आपने बताया कि कई बातें आपकी जो है वो कभी आई नहीं अखबारों में। यथार्थ तो यही है, मैंने आपके सामने कहा। जी। इनमें एक शब्द भी अगर झूठ निकले तो आप भी पत्रकार हैं, आप मुझे पकड़ लेना कि किसी व्यक्ति ने, ये तो हो सकता है बहुत बड़े बड़े लोग राजनीति में आए, उन्होंने ज़्यादा स्कूल खोल दिए हों, लेकिन मैंने गरीब इलाकों में स्कूल खोले। मैंने अपने क्षेत्र संभल के धनारी कस्बे में CBSE बोर्ड का स्कूल वहाँ के लोगों की डिमांड पे आज से 30 वर्ष पहले खोल दिया था। मुझसे बल्कि त्रिपाठी CBSE बोर्ड के चेयरमैन थे उस टाइम यहाँ दिल्ली में, वो मुझसे ये कह रहे थे जब मैं कहने गया था कि यादव जी कहाँ जंगल में आप बोर्ड खुलवाने जा रहे हैं, समझे जी। तो और रोज़गार से लेकर के और खेत के किसानों की तरफदारी तो हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, क्योंकि हम लोग तो खुद किसान। तो ऐसी चीज़ें होती रही, लेकिन हम भी अपनी धुन के पक्के हम भी चलते ही रहे, थके नहीं, आज भी नहीं थके, चलेंगे, आगे भी चलेंगे। क्या कभी खुद को अकेला पाया इस सफ़र में आपने? हाँ, कई बार। जब ये केस होगा जो आप बात कर रहे हैं, तब हमारे साथ कौन था? जो साथी थे वो भी भाग गए थे। पॉलिटिकल आदमी तो ऐसे देखता था जैसे पता नहीं हम कहीं एलियंस ऊपर से उतरे हैं। तो तब भी हमने उस हिम्मत को तो बरकरार रखा और लोगों का काम करते रहे, और लोग हमें जिता करके भेजते रहे। अच्छाई कभी मरती नहीं है, ईमानदारी कभी मरती नहीं है। एक भी व्यक्ति, हालांकि मैं इस चैलेंज के रूप में नहीं कह रहा हूँ जी, लेकिन जितने करोड़ों लोगों को मैं जानता हूँ, एक भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि कभी हमने 1 रुपये का सरोकार पब्लिक के पैसे से रखा है। कभी रिश्वत ली हो, कभी किसी से पैसा लिया हो, कभी किसी को तंग किया हो, किसी को धमकाया हो, किसी को डराने की राजनीति की हो। हमारे खिलाफ किसी चुनाव में कहीं कोई FIR दर्ज नहीं है। तो इसी से हमारा चरित्र पता लगता है। जो आदमी अपने चुनाव लड़ने के एक आध दफ़े चुनाव हुआ, किस लिए हुआ? वो इसलिए हुआ कि सामने वाला एक उम्मीदवार था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर लोकसभा में मैंने उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने एक FIR पैतई कास्ट एक गाँव है संभल में, उसमें दर्ज कराई। ये उन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि DP यादव उनके साथी बूथ पे आए, उन्होंने सारी वोटों को कैप्चर करके डलवा दिया। अब केस दर्ज हो गया कि वो सत्ता पक्ष के लोग थे, उन्होंने हमारे खिलाफ FIR करा दी। तो जब वो केस चला बदायूं में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, तो जब वो गवाही पड़ी और वो कंक्लूड हुआ, तो मैंने मेरे अपनी गवाही में सफाई में ये कहा जज साहब से, मैं कहा जज साहब, पैतई कास्ट गाँव के नाम पर बूथ लूटिंग में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और जब वो उस गाँव की वोट खुली तो जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई थी उसके फेवर में तो 7 वोट पड़ी, और मैं उसके सामने उम्मीदवार था, मेरे फेवर में 15 वोट पड़ी। तो कैप्चर किसने किया? मेरे को 12 वोट मिली, टेक्निकली पॉइंट उसको 700 वोट मिली। तो कैप्चर कहाँ हुई? किसने किया? नहीं, उसने किया कैप्चर। मैं वही कह रहा हूँ, कैप्चरिंग हुई कहाँ फिर? हाँ, किया भी तो दूसरा आदमी ने। ब्लेम मेरे को क्या? DP यादव ने सारी वोटें बंदूकों के बल पे आकर के सारी वोटें अपने उस बक्से में डलवा। ऐसी चीज़ों का मुकाबला करना पड़ा। दोस्ती में कभी गद्दारी मिली आपको सर? वो तो मिलती है, कोई ऐसा एक जगह नहीं कई जगह मिलती है। वाक्य जो आपको बड़ा मतलब एक दुख दफ़ा देता हो संभल कि- में मैं जा रहा था तो मेरे ऊपर फायरिंग हुई, शाम का वक्त था। बाद में पता किया तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो पता नहीं हमें अपने रास्ते से क्यों हटाना चाहते थे। उस समय कैसा महसूस होता है सर, जिन लोगों के लिए आपने किया या आपने दिल से रिश्ते निभाए और उन्होंने आपके साथ में गद्दारी करी, उस समय पे मतलब क्या महसूस होता है? अब गद्दारी में क्या महसूस होता है तो आप जानते हैं, लेकिन आदमी किसी लालचवश, किसी प्रलोभन में, किसी उसमें, या समझो कि उस जगह पे स्थापित होने के लिए ये कार्य कई लोग करते हैं। तो दोस्ती का जिक्र चल रहा था, तो दोस्ती में आपके साथ में कभी जैसे गद्दारी हुई, आपने कहा एक बार गोली भी चली, तो क्या उनका जवाब नहीं दिया गया आपके द्वारा? नहीं, जवाब रात का समय था और मैं
गाड़ियों से मुरादाबाद की तरफ जा रहा था, जी तो अचानक से फायरिंग होने लगी। बराबर गाड़ियों से फायरिंग होते हुए, अब जब फायरिंग होती है तो हालांकि उस टाइम सुरक्षा मेरे साथ थी और वाई श्रेणी मेरे साथ थी, जी 2 सब इंस्पेक्टर, लेकिन होता ऐसा है कि सुरक्षाकर्मी भी कभी कभी बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने दरोगा जी से पूछा कि आप क्या कर रहे थे जो गोली चल रही थी? तो मेरे पास तो कोई वेपन था नहीं। जी तो उन्होंने कहा जी, तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि दरोगा जी तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अच्छा मतलब अपने हथियार को निकाल कर नीचे फेंक दिया सीट के, और उनकी जेब में होता होगा हनुमान चालीसा ऊपर वाला जान। बिल्कुल। तो बड़ी अजीब सा लगा मेरे को। मन की क्या इस सुरक्षा के भरोसे ही आदमी अपने आप को सुरक्षित रहने का दावा करता है। अगर उस समय आप पे वेपन होता तो आप चलाते गोली? निश्चित चलाते हैं, क्यों नहीं चलाते? आत्मरक्षा में वेपन चलाना कौन सा गुनाह है? आपने चलाया कभी वेपन हाँ चलाया, आत्मरक्षा में? हाँ आत्मरक्षा में चलाया। कभी आपकी सफलता की सबसे बड़ी कीमत किसको चुकानी पड़ी, आपको या आपके परिवार को? परिवार को चुकानी पड़ी। मुझे मॉरली और मेरी राजनीतिक रुकावट, ये भी एक कीमत चुकाने के बराबर है। लेकिन जिन लोगों की जान चली गई और जिन लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उसका सेक्रीफाइस तो ज़्यादा है। कभी आपकी माताजी ने कोई ऐसी आखिरी बात कही हो जो आपको हमेशा याद आती हो? माँ का रोल तो खैर हमेशा उच्च श्रेणी में ही रहता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी हम कभी घर से अलग हो जाते थे, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे को एक फ़िल्म देखने के बाद दिमाग में यह आया फिल्मों में काम करना चाहिए। तब मैं शायद 10th या 11th क्लास में था। तो मैंने एक फ़िल्म देखी मनोज कुमार की, उपकार। जी और वो एक बार नहीं देखी, लगातार कई बार देखी। स्कूल की फ़ीस चुरा के भी देखी, घर से भाग करके भी देखी। वो फिल्म ही इतनी पसंद आ गई। किसानों की फिल्म थी और उसने किसान का रोल भी निभाया था और मिलिट्री का भी रोल निभाया था। तो मैंने सुना बाद में कि जब जब घर से मैं बाहर होता था तो माँ खाना नहीं खाती थी। तो इमोशनली, मतलब माँ तो माँ ही होती है, बिल्कुल सही। उसको तो अपने परिवार के सभी बच्चे प्यारे होते हैं और एक हमदर्दी होती है। कुछ ऐसे जो हम लोग की तरह चर्चित हो जाते हैं, उन पे पता नहीं माँ बापों की वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, ज़्यादा ध्यान आ जाता है। जी ये ना होता हो भाई क्या हो गया होगा, कैसा ना हो गया हो, वैसा ना हो गया हो, तो इसलिए डर भी रहता है माँ को ज़्यादा होता जी है। तो इसलिए एक दफ़ा की मैं बात बताऊँ आपको कि मैं बहुत छोटा था तब। तो हमारा घर एक तालाब, उसे गांव में जोड़ कहते हैं जी या खला कहते हैं। हाँ जोड़। तो हमारा घेर बिल्कुल गांव में उसी किनारे था। तो मैं तब रहा हूँगा बहुत छोटा, मुझे भी थोड़ी सी याद है, 7-8 साल का रहूँगा। तो किसी बच्चे ने पीछे धक्का दे दिया और मैं जोड़ में गिर गया तो डूब गया। तो मेरी ताई जो है वो बराबर का घर था उनका, तो वो खड़ी देख रही थी। तो बेचारी कपड़े समेत कूद गई। बढ़िया बात ये थी कि वो एक नदी के किनारे के गांव की रहने वाली थी, उसको तैरना आता था। और वो मेरे को नीचे से तालाब में से पानी पिए हुए उठा करके ले आई, जल्दी ले आई। तो बाहर ला करके पेट में से पानी वानी निकाला और मुझे कुछ देर बाद, मैं तो जानता नहीं कितनी देर बाद, होश आया। तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा माँ ही रो रही थी। तो इमोशनली आदमी यहाँ जुड़ता है। तो ये बातें बहुत छोटे उम्र की हैं। जेल भी आपने बहुत काटी? बहुत तो नहीं, लेकिन जेल काटी। हाँ, कई दफ़ा तो छात्र आंदोलन में भी जेल गया, मेरठ जेल गया, फिर राजनीतिक आंदोलन में सुल्तानपुर जेल गया, फिर इलाहाबाद जेल गया और बाद में देहरादून जेल गया, दिल्ली जेल गया। तो जेल बहुत सारी काटी। जेल में कभी आपको अकेलापन या कुछ ऐसा महसूस हुआ हो, या कोई ऐसा अंदर से परिवार की चिंताएं, डर सताया हो? देखिए, एक तो मुझे लिखने का शौक़ था, मैं जहाँ भी गया कुछ ना कुछ लिखता रहा अंदर। और मेरी 6-7 किताबें, 2-3 किताबें आदरणीय चंद्रशेखर जी ने विमोचन किया। एक वेद प्रकाश वैदिक थे, वो तो जो एग्जीबिशन, वर्ल्ड एग्जीबिशन लगी थी प्रगति मैदान में अभी 6-7 साल पहले, तो वक्त साक्षी है इस नाम से मेरी कविता किताब थी, वो तो तब उन्होंने इग्नोरेट की। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जब अकेलापन ने ज़्यादा सताया, तो या तो योग करने का शौक़ था, आज भी है। तो अपने आप को संतुलित करने के लिए जो लोग योग करते हैं या योग जानते हैं, योगा ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। बिल्कुल सही। आज तक मिथक पैदा हो गया, कहाँ से आ रहे हो भाई, चलो दौड़ लगा कर योगा करके आ रहा हूँ। उसको योगा की परिभाषा भी नहीं पता कि योगा होता क्या है। तो मैं योग आर्य समाजी होने के नाते
योग की किताबों में या योगाचार्य या आचार्य लोगों के संपर्क में रहा हूँ। गुरुकुल कांगड़ी में भी गया हूँ और भी बहुत सारे ऐसे विद्वानों के साथ उठा बैठा हूँ। तो या तो ज़्यादा परेशानी में, ज़्यादा उसमें योग में लग गए या लिखने को लग गए। तो इस तरीके से समय बीता। कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ही पल आता है जैसे रात में वो सो रहा है, कभी कभी आँख खुल जाती है, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि आपको किसी बात का ख्याल आया हो, तुरंत आपकी आँख खुल गई हो? निश्चित कई बार हुआ। कौन सी बात थी एकदम वो? खड़े हुए, मतलब एक तो सपनों की बात थी। आजकल योगा में जाने के बाद तो सपने दिखाई नहीं देते हैं, ये तयशुदा बात है। उससे पहले जी। सपने आते थे और सपनों में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जैसे कोई मारने को दौड़ रहा है या कुछ और घटना हो रही है और उसमें उछल करके आदमी एकदम बैठ जाता है। जी। ऐसे तो हद से कई बार होते हैं, कई जगह होते हैं। कभी सर मौत को बड़े करीब से देखा आपने? जैसे कि ये तो करीब से क्या है, तो मौत ही हो गई थी जो मैंने तालाब वाली बात बताई। एक दफ़ा मेरे एक दोस्त थे सुभाष शर्मा, मेरे क्लास फेलो थे। वो बुलंदशहर में गांव है डरोरा, इधर अनूप शहर के पास, वो वहाँ का रहने वाला था। उसके पिताजी उस टाइम यहाँ दिल्ली में ऑफिसर थे, शक्तिनगर में रहते थे। उसकी शादी बनारस में हुई थी और बनारस में एक ऐसे पंडित लड़की से हुई थी कि जो ज्योतिषाचार्य थे। हम उस दिन उसकी बारात में गए थे। तब बारात 3 दिन रुकती थी, मतलब बीच में रुकती थी। तो रुकने वाले दिन हम सुबह उठ के 8-7 उन्हें क्लास फेलो जो हमारे लोग लड़के थे, हम उसके गंगा के किनारे चले गए। तो इधर से तुम नाव से पार हो गए उधर, तो उधर जाके उतर गए। उतर के फिर बात, जवानी की बात कुछ और ही होती है ना जी। तो आपस में खुराफात सूझी और 3-4 लड़कों ने, जिनमें एक सतीश शर्मा भी जो बाद में एमएलए मंत्री भी हो गया था, वो भी हमारे साथ। तो तय हुआ कि चलो गंगा को पार करते हैं। तो तय ये होगा तो निश्चित तौर से मैं और सतीश और 2 लड़के और 4 गंगा में कूद गए। आधी गंगा में आने के बाद सबको ये महसूस हुआ कि आधी गंगा बाकी है और हम थकने लग गए। तो सबने तैरते तैरते एक दूसरे से पूछा क्या करें, तो सबकी राय बनी वापस चलें। तो वापस जैसे घूमे तो आदमी के विश्वास का जो एक लेवल होता है वो किसी ऐसी घटना में जब वो हार स्वीकार कर रहा हो तो और टूट जाता है। जी। तो वापस घूमे तो ये लगा कि भाई मतलब गंगा पार नहीं हो सकती। तो ये भी बात थी, तो इसलिए वापसी में और थक गए। तो एक जगह आकर के गंगा में डूबने का क्रम शुरू हुआ। मतलब जहाँ हाथ पैर ने ये कह दिया कि अब नहीं हिलेंगे, काम नहीं करेंगे। हाँ। तो फिर प्रक्रिया होती है तैरने में। तैरना जानता हूँ खूब अच्छी तरीके से। तो कि गंगा आदमी अपने आप को, शरीर को ढीला छोड़ के थोड़ा रेस्ट में जाता है। तो हम गंगा में डूबने का जैसे भाई कुछ डुबकी ले लेते हैं, तो देखा तो खूब कोशिश करने के बाद नीचे गंगा में पैर नहीं लगे। इसका मतलब पानी इतना गहरा था। फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए। तो तीसरी बार जब नीचे जा रहे थे फिर ये एहसास हो गया अब बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो ऊपर को हाथ नहला के, हाथ निकाल के, तो बराबर में एक नाव जा रही थी। तो मल्लाह ने देख लिया। तो उसने अपना चप्पू लंबा करके, अंदाज से ऐसे ही किया होगा, वो इत्तेफाकन हाथ आ गया। तो हम करीबन, मैं और सतीश दोनों तो उस नाव पे चढ़ गए और बच गए। तो ये बिल्कुल मौत। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई थी कि जिसमें एक ऐसा हादसा हुआ जब मैं बदायूं से एमएलए था। एक एसडीएम महोदय, सहसवान में एसडीएम कहते हैं, नया लड़का आईएएस और नई उम्र। तो बाढ़ आ गई बहुत। तब हम लोग तो बिल्कुल जिद्दी किस्म के लोग हैं ना, तो हम लोग गंगा के बंधे के अंदर जो गांव आ गए थे उनमें खाना ही नहीं पहुंच रहा था। डीएम से मैंने फ़ोन किया तो डीएम ने कहा कि हमारे पास वो मोटर बोट ख़राब है जो नदी में जाती है, विशेषकर आप गंगा में जा रहे हो, तो मेरा आपसे विधायक जी ये कहना कि आप मत जाइए। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। तो मैंने एसडीएम को साथ ले लिया और मैं एसडीएम से बोला कि भाई चलो चलते हैं। कुछ 6-7 नंगला ऐसे हैं कि जिनके लोग पेड़ पे, छतों पे बैठे खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई खाना तक नहीं पहुंचा रहा। तो हमने खाना भी बनवा रखा था। तो दूसरी 5-6 गाड़ियों में भर भर के खाना आ गया और हमारे एसडीएम एक नाव में बैठ गए। कर्नल मेरा दोस्त था आगरे का, वो भी हमारे साथ था। वो भी रिटायर हो गया था, तो पुराना हमारा साथी था, तो वो भी साथ था। तो हम तीनों नाव में बैठ कर मल्लाह को लेकर के, लकड़ी वाली नाव में, हालांकि ये पागलपन था, लकड़ी वाली नाव में बैठ करके गंगा से लड़ाई नहीं लड़ सकते आप। गंगा का तो बहुत तेज बहाव होता है और बाढ़ निकली हुई गंगा तो बिल्कुल रौद्र रूप में रहती है। तो
हम पहले उन गाँवों में 2-3 में गए और उनके लोगों को जो खाना हमारे पास था, हमारी नाव में था, बांटा पेड़ों से। लेकिन जैसे हम वापस आ रहे थे तो हमारी नाव एक तेज नाला जो घूम कर नीचे गंगा में ही पड़ रहा था, उसमें नाव हमारी तेजी के साथ उधर ही बहली। वो मल्लाह के उसमें भी नहीं आई काबू, कंट्रोल में नहीं आया। तो मल्लाह ने जब देखा कि तो गंगा में जा रही है, मल्लाह कूद गया। अच्छा, अब हम तीनों लोग रह गए बैठे उसमें। आप एसडीएम साहब और कर्नल साहब? हाँ, अब हम क्या करें? हम तो ना तो नाव चलाना जानते हैं, न चप्पू हमारे हाथ में। तो मैंने कर्नल से कहा, कर्नल साहब, तो थोड़ी दूर जाके नाव पलट गई। वो नाला ऐसे गिरता था, पलट के हम तीनों पानी में आ गए। तब तक मैं नहीं जानता था कि एसडीएम तैरना नहीं जानता है। अब जब मैंने एसडीएम को पानी में देखा, मैंने तो डूब जाएगा, तो मैंने कर्नल से कहा, क्या कर्नल साहब? तो एक हाथ कर्नल ने पकड़ा, एक मैंने पकड़ा एसडीएम का, और हम किसी तरह उस नाले से बाहर तैर के, थोड़ा थोड़ा बह रहा था पानी, लेकिन तैरने की प्रक्रिया रहती है कि आप सीधे ना अगर पानी के साथ थोड़े जाओगे तो आगे किनारा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो उस दिन भी ये लगा कि भाई अभी अंतिम यात्रा है। तो खैर कर्नल को हम बचा लाए बाहर, और फिर बाद में घटना हुई। मैं 4-5 दिन बाद उस सॉरी एसडीएम के घर गया सहसवान में। तो उनकी मैसेज मेरे को मिली, तो मैंने कहा कि वो एसडीएम साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी वो पूजा पे बैठे हैं। मैं बोला इस वक्त 1-1:30 बजा था, मतलब पूजा का वक्त तो सुबह होता है। तो मुझसे वो कहने लगी, थोड़ी घबराई हुई थी, कि यादव जी, जिस दिन से आपके साथ ये इस पानी में से निकल के आए हैं, उस दिन से पूजा के अलावा कुछ जानते ही नहीं। तो उस आदमी को अंदर डर महसूस कर लिया उन्होंने सारी चीज़ों को। जी, एक आईएएस आदमी, उसको तैरना भी नहीं आता, और गंगा के पानी में इस तरह हो गया हो, तो नेचुरली एकदम से डिमोलाइज हो गया। डिमोलाइज हो गया। तो फिर 15 के दिन बाद वो ट्रांसफ़र करके चले गए। तो ये 2-3 हादसे ऐसे हुए। ऐसे तो हवाई जहाज़ों में भी हुए 1-2 बार। बिल्कुल सही। कि जैसे हवाई जहाज़ में हम जा रहे थे, तो वो बारिश का टाइम था, वो ट्रिपलिंग इतनी हो गई उसमें, मतलब हम तो ये सोचने लगे कि ये तो साला गिरेगा, और गिरेगा तो जहाज़ का तो 100% रिजल्ट होता है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती है। गए तो गए। तो ऐसी घटनाएं कई आ जाती हैं, हो जाती हैं। ऐसा कोई मित्र है आपका जिससे दोस्ती हो लेकिन अब बात ना होती हो? हाँ, ऐसे मित्र तो कई जगह पंजाब में है। 1-2 लोग हमारे साथ स्ट्रगल पीरियड में बॉम्बे में थे, तो मैं, शत्रुघ्न सिन्हा, नवीन निश्चल, और तुम्हारे फिरोज खान का भाई संजय, और 1-2 लोग और। तो उसमें 1-2 लड़के ऐसे थे जो बहुत टैलेंटेड तो थे, लेकिन उन्हें फिल्म में काम नहीं मिल पाया, तो वो वहाँ से चले आए। तो दिन रात के साथ ही, और फिर कभी मिलना नहीं हुआ, तो सोचते तो रहते ही। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या रही है सर? आपको लगता हो कभी कि यार अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज ऐसा हो जाता? दोस्तों पे सीमा से ज़्यादा विश्वास, और समय और पानी के विपरीत धारा में चलने की आदत। मैं समझता हूँ कि समय के अनुसार आदमी को बदलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो उस लिहाज से कई बार, कई मामलों में बहुत ही धोखा भी खाया और नुकसान भी उठाया। कभी कोई ऐसा वाक्य रहा हो कि आपने किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए हो, लेकिन आपको लगा हो कि मैं यहाँ गलत हूँ, और कभी माफ़ी ना मांग पाए हो? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे कभी किसी मीटिंग में लेट पहुंचा तो पब्लिक से तुम कहते हैं भाई माफ़ करना, हम 2 घंटे लेट आए हैं। अच्छा, मतलब ऐसा बाकी कोई वैसा वाक्य प्रायश्चित हुआ? नहीं, प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित कोई काम ऐसा किया ही नहीं प्रायश्चित वाला। सर, राजनीति में सबसे महंगी चीज़ क्या है? वफादारी या चुप्पी? देखिए, धैर्य है तो हर जगह अपनी ताकत रखता है, तो धैर्य है तो होना रहना ही चाहिए। और उतावलापन, जल्दबाजी, जैसे कहावत भी है ना, जल्दी काम शैतान का, तो पुराने बुजुर्गों की कहावत। तो जल्दबाजी में आदमी कोई ना कोई गलती भी कर बैठता है। तो जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक़ है, तो धैर्य तो रखना ही चाहिए, लेकिन आदमी के स्वभाव में उतना धैर्य है कहाँ। आदमी तो जल्दी से जल्दी हर चीज़ अचीव करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वहाँ गलतियाँ होती हैं, और ऐसी गलतियाँ हुई होंगी बहुत सारी। अखिलेश यादव से कैसे संबंध है आपका? अखिलेश से संबंध तो अच्छे हैं, सभी से अच्छे हैं, हमारी तो कोई लड़ाई किसी से है नहीं। नीतिगत विरोध हैं, विचारों के मतभेद हैं, तो वो कल भी थे, आज भी हैं।
जैसे कि आप किसी बात को ईमान के चल दें, मेरे को एक घटना याद आ रही है कि मेरे को मुलायम सिंह जी ने घर बुला के ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, डीपी पिछली बातें भूल जाओ। तो उस मीटिंग में अमर सिंह, मुलायम सिंह जी, राम गोपाल जी और एक विक्रम चौधरी है, वो आजकल मेडिकल कॉलेज चलाते हैं उधर यूपी में, तो ये सब लोग थे। तो मैंने कहा अब चूँकि नेताजी से उम्र में बहुत छोटे, अनुभव में कम, तो उनकी बात मानना लाजिम था। मैंने कहा नेताजी ठीक है, देखते हैं जैसा होता है। तो बात तय हो गई चुनाव की। चुनाव के चौथे पाँचवें दिन अखिलेश यादव तब रथ निकाल रहे थे, रथ चल रहा था यूपी में। तो पत्रकारों ने पूछा होगा, तो पहले तो कहते रहे एक दो, मैं देखता था क्योंकि हम उनके अनन्य मुलायम सिंह के साथियों में गिने जाते थे। बिल्कुल। तो पहले तो धीरे बोलते, नहीं नहीं जो मायावती जी की पार्टी से आए उनको हम टिकट नहीं, यहाँ तक तो रहा। तो पत्रकारों में से पूछा कि मैं बोला भाई मैं तो मायावती की पार्टी से आया नहीं, मैं तो अपनी पार्टी से जीत के ले गए थे, हम 4 विधायक अब हाउस में थे। तो बाद में अखिलेश मुलायम सिंह जी के साथ ये बात हुई, तो हम तो अपनी पार्टी से, तो किसी पार्टी से आए नहीं। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं दें, ना दें, जो आए होंगे उनको ना दें। तो चूँकि टिकट हमारा मुलायम सिंह से तय हो चुका था सबका। उसके बाद में अखिलेश ने कहा, किसी पत्रकार ने सीधे पूछ लिया 8-10 दिन बाद आजमगढ़ में, कहा कि क्या आप डीपी यादव को लड़ाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लड़ाएंगे डीपी यादव। बल्कि उन्होंने ये और कह दिया शायद कि ऐसे लोगों को टिकट देने का हमारा इरादा नहीं है। तो ये थे आज तक में चौरसिया, आया क्या नाम था, दीपक चौरसिया। हाँ, वो सुबह सुबह वैन लेके, वो जो आपकी ओवी वैन जी, तो मेरे पास आ गए। यहाँ वसंत कुंज में मैं रहता था, बाहर लड़के ने आके बताया जिस तरह आज तक से चौरसिया जी हुआ है। मैं बोला बुला लो, हम किसी पत्रकार से मुँह क्यों छुपावे। बिल्कुल सही। तो वो आगे तो लाइव करने आए थे और इस मुद्दे को लेके आए थे। तो जब हुआ तो मैंने कह दिया उनसे, मैं तो अखिलेश यादव के पास कभी टिकट मांगने गया नहीं, ना मैंने उनसे ये कहा मुझे अपनी पार्टी में भर्ती कर लो। ये तो उन्होंने, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने मुझे घर से धर्मेंद्र यादव को भेज करके बुलाया था कि अभी बात करना चाहते हैं। तो उसने कहा था क्या नेताजी आने के, मैं बोला कैसी बात कर रहे हो, बड़े नेता, मैं आऊँगा उनके पास। तो मैं क्या है, बात तय हुई, हम उससे आश्वस्त हो गए, बात ख़त्म हो गई। तो उसके बाद फिर अखिलेश, तो तब मैंने कहा था कि अखिलेश यादव अभी राजनीति में ना समझें बच्चे हैं, उनको गंभीर राजनीति का पता नहीं है कि प्रदेश की राजनीति कैसे हो सकती है। ऐसे भी हादसे होते रहे जी। अगर आप सर राजनीति में नहीं होते तो आज क्या कर रहे होते? मैं या तो पायलट होता या मिलिट्री में ऑफिसर होता, 2 ही मेरे प्रोग्राम थे। मैं 62 के चाइना वार में 2nd लेफ्टिनेंट तब होता, तब सेलेक्ट भी हुआ था मेरठ में। पर माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। तो यही चॉइस थी। कभी रोए हैं सर आप? हाँ, कई दफ़ा रोए, अकेले भी रोए। ऐसे हादसे तो बहुत सारे होते रहते हैं, जीवन में घटनाएं आती रहती हैं। आखिरी बार कब रोए थे सर, और क्यों रोए थे? नहीं, वो मतलब एक तो भाई का बहुत बड़ा दुख था, एक माँ की डेथ हुई थी, पिताजी की डेथ हुई थी। सर आपको मौत से डर लगता है या फिर बदनाम होकर जीने से? देखिए, मैं डरा किसी से नहीं कभी भी। क्यों? कि मैं भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, और ज़िंदगी मौत का फ़लसफ़ा मैंने बहुत सारा पढ़ा है, देखा है। मैं कहने के लिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अध्यात्मवाद को जानता हूँ। तो इसलिए उस तरह का डर मेरे को नहीं लगता। मौत जो अटल है उससे क्या डरना है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब, तो उस लिहाज से ऐसा डर कभी नहीं लगा। हाँ, कभी कभी ये ज़रूर होता है, जैसे लोग आके कह देते हैं भाई इतना इस तरह की वो की जा रही है, तुम्हारे खिलाफ रचना की जा रही है, कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसा आ रहा हो, तो नेचुरली आदमी तो आदमी है, तब डर तो लगता है। तो बदनाम होकर जीने से कहीं ना कहीं आपको डर लगता है, लेकिन मौत से नहीं डरते आप? नहीं, मैं किसी से डरा नहीं, भगवान के अलावा और अपने पिताजी से के अलावा। पिताजी ने जब आया था मैं BHU से निकल के, तो ये कहा था क्या करना चाहते हो, तो मैं कहा जी राजनीति में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मत जाओ, क्योंकि वो उस टाइम के लोग थे। बिल्कुल सही। तो उनको अब का माहौल राजनीति के तरीके का नहीं पसंद था, कि आप बहुत सारे अच्छे लोग नहीं हैं। तो मैंने कहा जी हम अच्छी राजनीति करेंगे, कोशिश करेंगे बिल्कुल ईमानदारी की अच्छी राजनीति। तो कहने लगे अगर नहीं तुम मानते तो मेरी 2 बात सुन लेना, कि अगर तुम कितनी भी गरीबी में रह जाओ, चाहे तुम्हारे पैरों में जूते चप्पल तक भी ना रहें और गर्म रेत पे चलना पड़े, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। दूसरे, अगर तेरे कान में
कभी किसी गरीब की आवाज़ ये आ जाए कि उसको कुछ सता रहा है, तो अपने जान की परवाह ना करके भी उसकी रक्षा करने का काम करना, यही हमारे गुरु मंत्र। और हमने भला किया, हमने पब्लिक का ही काम किया है। पब्लिक इन बातों को जानती है, चाहे आप बुलंदशहर चले जाओ, चाहे सहसवान चले जाओ, चाहे संभल चले जाओ। ये तो मैं नहीं कहता किसी को हमसे रंजिशी हो, जी। अदरवाइज कोई आदमी मेरी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लोगों की हेल्प की है, काम ही किया है, उन्हें आगे ही बढ़ाया है। अभी भी रोज़गार दिया है, स्कूल कॉलेज दिए हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा दी है। बस वो पक्ष हमारा जो अनदेखा अनसुना रह गया, अब उसको सुनाने की तायद या उसको सुनाने की बात हम किससे करें? तुम तो पब्लिक के लोग हैं, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। कभी सर ऐसा हुआ कभी आपकी इस ज़िंदगी में, जैसे राजनीतिक भी रहा और आपका लाइन हर तरीके से बिजनेसमैन की भी रही, तो कभी किसी व्यक्ति ने सामने से चैलेंज किया हो तो आपने एक्सेप्ट किया हो या डिक्लाइन कर दिया हो, मतलब आमना सामना हुआ हो किसी? जैसे कहीं पता लगा कोई फ़ोन पे उस पर बात हुई तो हमने कहा आओ देखते हैं उसमें क्या फैसला हो जाएगा। सर अगर आपकी आत्मकथा का नाम रखना हो तो आप क्या रखेंगे? आत्मकथा के लिए मेरे से कई बार और तो और ये आप फोटो देख रहे हैं एक, जी ये कबीर बेदी मेरे साथ खड़ा है जी। ये अभी 2 महीने पुराना फोटो बॉम्बे को। तो अनिल शर्मा है बराबर में जो जिन्होंने गदर बनाई है, गदर 1 गदर 2 जी। अब ये तीसरी फिल्म बना रहे। तो मेरे को बॉम्बे मिल गए थे, तो इन्होंने जिद करके मेरे को एक क्लैप देने के लिए ले गए। मैंने कहा जी मेरा फिल्मों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कह लगा ये मेरे पुराने जानने वाले हैं। तो कह लगा नहीं नहीं सुबह हमारी फिल्म का मुहूर्त है, आप क्लैप देंगे। और सन्नी देओल है, कबीर बेदी हैं, बॉबी देओल। मैं बोला इतने बड़े बड़े स्टार हैं, मैं मेरे से क्या? कह लगा नहीं क्लैप आपको देना। तो मैं चला गया और क्लैप दिया। तो सॉरी कहाँ पे बात आ रही थी, आपने क्या पूछा था? आपकी अगर आत्मकथा का नाम रखना हो हाँ, तो क्या रखेंगे? तो वहाँ ये बराबर में जो खड़े हैं पुष्प हैं, रणवीर पुष्प जी। इन्होंने करीबन 50-60 फिल्में लिखी हैं अभी तक। दिल दिया, दर लिया, क्या क्या, दिलीप कुमार की, अमिताभ बच्चन की बहुत फिल्में, काले कपड़े वाले। जी। तो इन्होंने ये थोड़ी सी मेरे बारे में, पंजाब के रहने वाले जानते थे और मैं लिखता रहता हूँ, तो मैंने अपनी जीवनी के बारे में, जीवन के बारे में कुछ लिखा। तो मेरे से कहने लगे भाई साहब आप अपना बायोपिक क्यों नहीं बनवाते हो? मैं बोला क्या बायोपिक? कहने लगा आपके जीवन के ऊपर। तो बाद में मेरे से फ़ोन कर कह रहे थे जी मैंने अनिल को आपकी बारे में जितना मैं जानता था सुनाया। तो अनिल कहने लगे कि ये तो अपने आप में एक फ़िल्म है, आप इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? तो कभी कभी ऐसा भी होता चलता रहता है। तो जीवन के बारे में लिखने में, किताब का नाम तो मैंने नहीं तय किया, लेकिन मैंने लिखा है और मैं शायद 3-4 महीने बाद उसे पब्लिश भी करूँगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की घटनाओं को, बायोपिक में आप एक भी शब्द झूठा नहीं ले सकते जी। तो उस बायोपिक को मैंने लिखा है, 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी, मैं उसे पब्लिश भी करा दूँगा। सर कभी जीवन में कभी किसी का दबाव बना आपने? देखिए दबाव तो कभी कभी परिवार के मानने पड़ते हैं, दोस्तों के मानने पड़ते हैं, ये तो जीवन है। जब 50 साल बाद लोग डीपी यादव का नाम लें तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बारे में वो लोग क्या कहें? सर ये आखिरी सवाल है हमारे पॉडकास्ट का। नहीं, मेरे बारे में लोग क्या है, वो एक स्वाभिमानी में था आदमी था, वो एक बहादुर आदमी था और अच्छाई के लिए लड़ना भी जानता था, लेकिन बुराई के लिए पीछे हटना भी जानता था। और मैं समझता हूँ समाज की ये प्रक्रिया एक स्वस्थ प्रक्रिया है। समाज में रहते हुए आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छाई का काम करे, भलाई का काम करे, लोगों को जोड़ने का काम करे, तो और अपने देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने का काम करे अगर उससे हो जाए तो ये तमाम हमारी विरासत जो हैं, पुराने ग्रंथ, ऋषि मुनियों की कहानियाँ, इन विरासत को संजो करके हम अपने बच्चों के, पीढ़ियों के जीवन में अगर उतार सकें तो एक बहुत ही बेहतर स्थिति होगी। लेकिन राजनीति का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब राजनीति उन लाइनों पर नहीं रह गई है कि जिसकी देश को ज़रूरत थी। और जो सर्वहारा वर्ग है, जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, विशेषकर चिंता नौजवान की है कि नौजवान जिधर जा रहा है, डीजे पे, सड़कों पे उछलता जो जा रहा है, उसके सामने उसकी भविष्य की प्रक्रिया क्या है? आदर्श तो हमारे हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है और बहुत सारे, भगवान बुद्ध है,
दुनिया भर के लोग हैं, लेकिन हम जो उछलते चले जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, और वो धारा हमको कौन से भविष्य की तरफ लेकर के जाएगी। तो आज का करोड़ों वो नौजवान जो बेरोजगार है, वो दिशाहीन है, उसको एक स्वस्थ दिशा देने की जरूरत है। सूबे में जो गवर्नमेंट चल रही है इस समय, सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जो कार्य है जिस तरीके से वो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब? नहीं, सरकारें तो देखो अपने आप में अच्छा ही करने की कोशिश करती हैं, अब वो धरातल पे अच्छा होता है नहीं होता है वो अलग चीज़। ये एक आकलन का विषय है। तो उसे आप भी देखते होंगे, पहली सरकारों ने भी कुछ करने की कोशिश की और ये सरकार भी कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो ये आकलन तो जनता करेगी, चुनाव आएगा पता लग जाएगा किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे मेरे साथ डीपी यादव, जिन्होंने अपने जीवन की बहुत सी सच्ची बातें बताई, जो कि आज तक इन्होंने खुद भी कहा कि ना ही मीडिया में देखने को मिली, और कुछ ऐसे आरोप लगे जो इनकी बातें नहीं सुनेगी। लेकिन इस पॉडकास्ट में जो भी इन्होंने कहा है वो सब अब हम कोशिश करेंगे द यूएस जर्नी टॉक के माध्यम से कि जितनी भी जनता है वो इनके सच को जाने और पहचाने। बहुत बहुत धन्यवाद।